हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पीटीआई के इस स्पेशल बैच में ईएफई एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे टॉपिक को करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि पाचन तंत्र। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पीटीआई के एग्ज़ाम में इसमें से क्या है, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हमें पता होना ज़रूरी है। तो आज हम उस हर एक बात पे डिस्कस करेंगे कि फूड कहाँ पे और कैसे पचता है। ठीक है। अब मेन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, मेनली क्या है कि कोई भी फूड, चाहे वो आपका लिक्विड की फॉर्म में है चाहे वो सॉलिड है ना। तो जैसे ही हम लोग किसी भी प्रकार के फूड को इनटेक करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, फिजिकली और केमिकली उसकी क्या है, डाइजेशन होनी शुरू हो जाती है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। तो फूड की जर्नी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे ही फूड को हमने इनटेक करा और उसमें से जब तक पूरे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर लेती, उस समय तक हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिवेट रहता है, चलता रहता है। अब मेनली क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो भी आप लोग फूड खा रहे हो उसकी एक इनक्रेडिबल जर्नी होती है थ्रू योर बॉडी। आपकी बॉडी में से क्या है, एक ऐसी जर्नी चलती है फूड की कि भाई टॉप से लेकर बॉटम तक, मतलब कि आपके माउथ से लेकर एनिस तक, जब तक आपका फूड वेस्ट प्रोडक्ट में नहीं बदल जाता उस समय तक उसमें से अब्जॉर्प्शंस होती रहती हैं। अब अब्जॉर्प्शन है जो वो अलग अलग तरह से होती है, आपके माउथ में अलग तरह से होगी, स्टमक में अलग होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग होगी। ठीक है। आज हम लोगों ने यही चीज़ें सीखनी है कि भाई ये होता कैसे है। ठीक है। सबसे पहले तो क्या है कि फूड आपकी एक ऐसी जर्नी है जो आपके टॉप से जाती है और बॉटम तक खत्म हो जाती है। तो उसके बाद क्या है कि जो आप कोई भी फूड ले रहे हो उसके आपको बेनिफिट क्या है, अलग अलग तरह से मिलते हैं। और अलग अलग तरह से बेनिफिट जैसे मिलते हैं वैसे ही क्या होता है, अलग अलग तरह से उसकी डाइजेशन शुरू होती है। ठीक है। अब जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करने से पहले आपको फूड के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं आपको फूड के बारे में नहीं बताऊंगा तो आपको डाइजेशन समझ में नहीं आएगी, है ना। तो सबसे पहले क्या है, हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज फूड। ठीक है, भोजन क्या है, हमने ये सीखना है कि भाई भोजन है क्या। ठीक है। अब वैसे तो ये क्या है, न्यूट्रिशन का पार्ट है। क्या है ये, न्यूट्रिशन का पार्ट है। लेकिन आपको इसकी जो फॉर्म है, जो ये बना हुआ कैसे, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब जो आपका फूड फूड होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें क्या है, एसेंशियली आपकी जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो होना है ज़रूरी है। अब इसमें मेनली आपके फूड में क्या है, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है, फैट होना चाहिए, और उसके बिना अदर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। जो आप ये समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बिना हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर सकती। ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें 57% और 57% हमें एनर्जी देता है। ठीक है। और उसके बिना जो प्रोटीन है उसमें से हमें 13% एनर्जी मिलती है। और ऐसे ही जो फैट है, फैट में से हमें 30% एनर्जी मिलती है बॉडी को। ठीक है। तो उसके बिना क्या है, मेन क्या है कि भाई हमें एनर्जी चाहिए। अब जो मेन एनर्जी हमें चाहिए वो पूरी की पूरी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। कितनी मिलेगी, 57% मिलेगी। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे कि भाई ये होता क्या है। अब उसके बिना इसमें क्या होता है कि ये चीज़ों के बिना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स के बिना हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ग्रोथ क्यों नहीं कर पाएगी भाई, प्रोटीन का अलग यूज़ होता है, फैट का अलग यूज़ होता है और कार्बोहाइड्रेट का अलग यूज़ होता है। अब हम लोगों ने वही चीज़ों को सीखना है। चलो देखते हैं आगे। सबसे पहले तो क्या है, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि भाई कार्बोहाइड्रेट है क्या। अब मेनली कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है एनर्जी के लिए। बिना कार्बोहाइड्रेट के हम लोग अपनी पूरा दिन का पूरा दिन का काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कार्बोहाइड्रेट से 57% एनर्जी मिल रही है। अगर 57% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से हमें मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है। अब मेनली कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा
कि इसमें होते हैं शुगर। क्या होते हैं? शुगर जो होते हैं, स्टार्च होता है और डाइटरी फाइबर जो होते हैं, जो क्या करते हैं, हमें प्लांट फूड से मिल जाते हैं या डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाते हैं। मेनली जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या है? शुगर है। ठीक है। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कैसे होती है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जब लास्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा उसमें से हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, फ्रुक्टोज मिलता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो चीज़ों से हमें बॉडी में एनर्जी मिलती है। अब चलो देखते हैं आगे। भाई ये कार्बोहाइड्रेट है आपका। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट आपका मेनली चार तरह का है। इसमें आप याद रखो, एक है मोनोसेचराइड। ठीक है, ये आपका मोनोसेचराइड आ गया। सबसे पहले कौन सा है? मोनोसेचराइड है। अब मोनोसेचराइड में क्या है? शुगर का एक मॉलिक्यूल है, सिंपली। अब मोनोसेचराइड में क्या है? शुगर का एक मॉलिक्यूल है, जिसमें आपके क्या है? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है। मतलब कि अगर कार्बोहाइड्रेट का हमने ब्रेक डाउन कर दिया तो सबसे छोटी यूनिट जो निकलेगी वो निकलेगी मोनोसेचराइड। ठीक है। अब मोनोसेचराइड में भी क्या है? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और ग्लैक्टोज है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये सबसे छोटी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स की। जब हमारी बॉडी ब्रेक डाउन कर देती है तो लास्ट में बच जाता है ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी एनर्जी के लिए यूज करती है। ठीक है। अब उसके बाद है डाइसेचराइड। क्या है? डाइसेचराइड है। अब डाइसेचराइड में क्या है कि जब कार्बोहाइड्रेट के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, मैंने क्या बोला कि जब हमारे कार्बोहाइड्रेट के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं तो उसे हम लोग बोल देते हैं डाइसेचराइड। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? सुक्रोज आ जाएगा, लैक्टोज आ जाएगा, माल्टोज आ जाएगा। अब जैसे माल्टोज है, अब माल्टोज में दो मॉलिक्यूल हैं। अब दो मॉलिक्यूल किसके हैं? ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल हैं। लैक्टोज में अलग मॉलिक्यूल होंगे, सुक्रोज में अलग होंगे। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है ओलिगोसेचराइड। अब ओलिगोसेचराइड में क्या होगा कि आपके 2 से लेकर 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? आपस में जुड़े होंगे। मान लो ग्लूकोज ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब ये पूरे 10 के 10 आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? ओलिगोसेचराइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ओलिगोसेचराइड बना रहे हैं। अब उसके बिना है पॉलीसेचराइड। अब पॉलीसेचराइड्स में क्या होगा? 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे। क्या है? 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे। अब इसमें जो ओलिगोसेचराइड थे इनके नाम क्या है? रेफिनोज है और सेचिनोज है। ऐसे ही हमारा पॉलीसेचराइड में क्या आ जाएगा? आपका स्टार्च आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाएगा और उसके बाद सेलुलोज आ जाएगा। ठीक है, ये एक तो था स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इसकी ब्रेकडाउन भी हमारे फूड में अलग अलग जगह पे होगी, वो भी हम लोगों ने सीखनी है। पहले हम लोग फूड का ही चल रहा है अभी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया है। अब आ जाएगा आपका प्रोटीन। क्या आ जाएगा? प्रोटीन। अब हमारी बॉडी में सब का सब जितने ऑर्गन्स हैं, जितने हमारे मसल्स हैं, इवन कि ये हमारे हेयर हैं, बाल हैं, सारे के सारे प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, प्रोटीन की क्या होती है? लंबी लंबी अमीनो एसिड्स की चेन्स होती हैं, जिन्हें हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोल देते हैं। कि भाई हमारी बॉडी, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अगर मसल्स अच्छे हैं बनाने हैं तो उसे प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थी डाइट। अब डाइट का क्या है? ये हेल्थी क्या है? पार्ट है। इसके बिना हमारी डाइट इनकम्प्लीट मानी जाएगी। अब प्रोटीन में क्या होता है? मेड अप ऑफ केमिकल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसमें क्या है? ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनके बिना हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी। उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं आप? अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड्स बोलते हैं। अब इन अमीनो एसिड्स के द्वारा ही हमें अच्छी अच्छी क्या है? ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन फाइबर मिलते हैं। बिना अमीनो एसिड्स के हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है। अब उसके बिना क्या है? उसके बिना भी हमारी क्या करती है ये अमीनो एसिड्स? यूज कहाँ कहाँ हो रहे हैं आपको? ये तो एक तो बिल्ड करने में हो रहे हैं, आपके मसल्स बनाने में, आपके मसल्स की रिपेयर करने में हो रहे हैं, बोन्स एंड टू मेक हार्मोन्स, हार्मोन और एंजाइम बनाने में ये हमारी मदद करते हैं। और उसके बिना एनर्जी सोर्स भी है अमीनो एसिड्स का। पहले ही बता चुका हूं मैं, कितना है? 13%। 13% एनर्जी हमें प्रोटीन से मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, हमारी ह्यूमन बॉडी में दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं।
एक तो ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमें हमारी बॉडी खुद ही दे देती है, मतलब कि खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है, बॉडी अपने आप ही कुछ अमीनो एसिड्स को बना लेती है। उन अमीनो एसिड्स को बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हैं उनको? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोल देते हैं, जो आपके इस साइड लिख रखे हैं मैंने। ठीक है, अब उसके बिना कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो क्या है बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकती, वो हमें फूड के द्वारा बॉडी में लेने ही पड़ते हैं। क्या है? फूड के द्वारा बॉडी के इंजेक्ट करने पड़ते हैं। अब उन अमीनो एसिड्स को क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। इनकी संख्या है 11। ठीक है, ये इनके नाम दे रखे हैं, आप पढ़ लेना। ठीक है, इनके द्वारा क्या है हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी, इन्हें बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और दूसरे क्या हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो क्या है भाई हमारी बॉडी खुद ब खुद अकॉर्डिंग टू बॉडी सिचुएशन ये खुद सिंथेसिस कर लेती है, खुद इनको तैयार कर लेती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लिपिड। अब लिपिड क्या है? लिपिड क्या है? लिपिड को हम लोग बोल देते हैं फैट। ठीक है भाई, चर्बी, फैट, लिपिड बोल देते हैं। ह्यूमन बींग्स में, मानव में, मानवीय शरीर में क्या होगा, जो लिपिड है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में स्टोर रहती है। अब भाई ट्राइग्लिसराइड है क्या? उसको पढ़ने के लिए आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो एक फैटी एसिड है वो इसमें 3 है। ये देखो, 1, 2 और 3। 3 फैटी एसिड प्लस एक ग्लिसरॉल का रो मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाएंगे तब ये एक फैट का मॉलिक्यूल बना देंगे। क्या है? तब ये फैट का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। और ये फैट का मॉलिक्यूल क्या करेगा? ट्राइग्लिसराइड के रूप में से जाना जाता है। और ये हमारी बॉडी में फर्दर क्या है? एनर्जी देने के लिए और विटामिन को घुलने के लिए ये क्या करता है? उसको मौका दे देता है, वो जो फैट में चलते हैं ना। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि लिपिड क्या है? एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो क्या करता है बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स प्ले करता है। इसमें क्या होता है? मेनली क्या है? लिपिड्स को क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड क्यों बोलते हैं? इसका एक ही रीजन है भाई, जिसके में एक क्या है? ग्लिसरॉल का रोल है और इसके साथ 3 क्या है? फैटी एसिड जुड़े हुए हैं। 3 क्या है? फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे ट्राइग्लिसराइड बोल देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? जितने भी आप फल खा रहे हो, सब्जियां खा रहे हो, उनमें सेल्स होते हैं, उनके डीएनए होते हैं, उनके आरएनए होते हैं, वो हम लोग इनटेक करते हैं। ठीक है, चाहे वो ग्रेप्स हैं, चाहे बनाना है, चाहे एप्पल है, कुछ भी। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, अब उसमें क्या होता है? एक तो होता है बेस। ठीक है, ये नाइट्रोजन बेस बोल देते हैं। और उसके बाद एक होता है शुगर। ठीक है, और एक होता है फॉस्फेट का ग्रुप। ये चीजें आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाती हैं। ये तो थी फूड की डिमेंशंस बता बोल सकते हो आप लोग, या फिर फूड की कंपोजिशन बोल सकते हो कि ये फूड ऐसे बनते हैं। अब यही फूड हमारी बॉडी में जाकर, हम ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जाकर अलग अलग जगह पे कैसे ब्रेक डाउन होगा, अब हमने वो सीखना है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब डिजेस्टिव सिस्टम की टाइप्स हैं भाई, डिजेस्टिव सिस्टम की टाइप हैं। अब 2 तरह का डिजेस्टिव सिस्टम होगा। क्या है? 2 तरह का डिजेस्टिव सिस्टम होगा। पहले को बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोल दिया? एलिमेंट्री कैनाल बोल दिया। अब एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है? कि एक ऐसा ट्यूब जिसमें से फूड जा रहा है, ऐसी ट्यूब जिसमें से फूड जा रहा है। अब क्या है इसमें? क्या क्या आ जाएगा? आपका माउथ आ जाएगा, फेरिनेक्स आ जाएगा, इसोफेगस आ जाएगी, स्टमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी और लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी। उसके बाद आपका रेक्टम एंड एनस आ जाएगा। अब इसको देख लेंगे। आपका क्या है? यहाँ पे आ गया माउथ। ठीक है, माउथ के बाद आ गया फेरिनेक्स, और फेरिनेक्स के बाद आ गया आपका इसोफेगस, ये वाला। ठीक है, पूरे का पूरा। अब इसोफेगस के बाद आपका ये साइड पे लिवर रह गया, उसके बिना ये आपका स्टमक आ जाएगा ऐसे। क्या है? ये पूरे का पूरा स्टमक है। और स्टमक के बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी। ये पूरी इसके अंदर वाली क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब उसके बाद आपकी क्या होगी? ये ग्रीन वाली लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका रेक्टम आ जाएगा और उसके बाद एनस आ जाएगा। ये आपका खत्म। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आ गया फिर?
माउथ आ गया, माउथ के बाद क्या है आपकी फेरिनेक्स आ गई, जो क्या है फूड के लिए और नोज के लिए कॉमन पाइप है। उसके बाद आपके आ गई ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बाद आ गया स्टमक। स्टमक किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो थी एलिमेंट्री कैनाल। अब उसके बिना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, क्या बोल देते हैं? एसेसरी ग्लैंड्स बोल देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? इंक्लूड सलेवरी ग्लैंड्स। अब इसमें क्या है, हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स लगे रहते हैं जो क्या करते हैं, सलाइवा देते हैं, HCl को प्रोड्यूस करते हैं। अब उनको, उन ग्लैंड्स को बोल देते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। सबसे पहले तो हमारा माउथ है, जो इस माउथ में क्या है, 3 ग्लैंड लगे हुए हैं। 2 हैं, मतलब कि एक पेयर है पैरोटिड ग्लैंड का। अब जो पैरोटिड ग्लैंड है वो ईयर के बिल्कुल ये ऐसे लगा रहता है, आगे मैं इसको आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, उसके बाद 2 आपकी टंग के नीचे हैं, सब ल्यूंगिनल और सब मैंडिबल। ठीक है, 2 ग्लैंड ये हो गए। उसके बाद आपका लिवर है, उसके बाद अपना क्या है, गाल ब्लैडर है। ठीक है, गाल ब्लैडर के बाद, जिसमें गाल ब्लैडर में क्या होगा, लीवर के द्वारा बाइल जूस निकालते हैं, वो उसमें चला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या है, पेनक्रियाज है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लोगे स्लेवरी ग्लैंड्स हैं। स्लेवरी ग्लैंड्स क्या है, माउथ में है। उसके बाद लिवर है, फिर गाल ब्लैडर है, फिर उसके बाद पेनक्रियाज है। अब ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, जो क्या हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हर एक चीज़ के लिए, प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम आएंगे। ठीक है, फैट के लिए अलग एंजाइम आएंगे। उसके बिना जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसके लिए अलग एंजाइम आएंगे। कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग आएंगे। अब हमने वही चीज़ों को सीखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले आ गया माउथ। क्या है, माउथ आ गया, जिसमें क्या है, आपका मुंह और आपकी लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, लार ग्रंथियां। सबसे पहले तो माउथ देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, नेजल कैविटी होती है, ये आपके लिप्स आ गए। ठीक है, अब लिप्स के नीचे क्या है, आपकी जा है। ठीक है, अब ये आपकी आ गई टंग, पूरी की पूरी टंग आ गई। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, जो ये एरिया बच रहा है, इसे बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, अब ये बिल्कुल साथ में यहाँ से आपकी फेरिनेक्स जा रही है। ठीक है, ये क्या है, पूरी की पूरी आपकी क्या है, फेरिनेक्स है। और फेरिनेक्स के आगे वाला जो एरिया रहता है वो आपका जो है वो ट्रैकिया होता है, जो रेस्पिरेटरी में हमारी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में, है ना। तब उसके बाद ये हमारे आगे ग्लैंड। अब ग्लैंड में सबसे पहले तो क्या है भाई, जैसे ही मैंने फूड खाया, चाहे वो सॉलिड है ना, तो सबसे पहले तो उसका ब्रेकडाउन क्या करते हैं, दांत करते हैं। तो दांत क्या है, उसका फिजिकल ब्रेकडाउन कर देते हैं, जो है 32। ठीक है, ये क्या करते हैं, फिजिकल ब्रेकडाउन कर देते हैं। किसका करते हैं, फूड का। फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन कर देते हैं। अब उसके बाद 3 ग्लैंड हैं, एक तो है पैरोटिड ग्लैंड। क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। अब पैरोटिड ग्लैंड पेयर है बेटा। पेयर का मतलब एक राइट साइड पे है और दूसरा क्या है, लेफ्ट साइड पे है। अब ये आप देखो कि ये आपका ग्लैंड ऐसे लगा हुआ है पूरे का पूरा। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड है। अब उसके बिना आपकी जा के ऊपर 2 ग्लैंड हैं। एक ग्लैंड ये लग रखा है, इसे क्या बोल देते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और एक बिल्कुल इसके नीचे है जिसे हम बोलते हैं सब ल्यूंगिनल ग्लैंड। क्या बोल देते हैं, सब ल्यूंगिनल ग्लैंड। अब ये आगे जाके एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिनसे फूड क्या है, ब्रेक डाउन होता है। अब हम लोगों ने वही सीखना है कि भाई कैसे हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, सलाइवरी ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड पढ़ लिया, सब मैंगिमुल और सब ल्यूंगिनल ग्लैंड पढ़ लिया। ठीक है, अब उनके भाई काम क्या है, सबसे पहले तो जो लार ग्रंथियां हैं वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं। क्या कर रहे हैं, एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं। सबसे पहला एंजाइम क्या है भाई, लाइजोजाइम है। क्या है बेटा, लाइजोजाइम। अब लाइजोजाइम का एक ही काम है, जितना भी आप लोगों ने फूड खा लिया, उस फूड में जितना बैक्टीरिया है उसे मारने का काम, उसे खत्म करने का काम, या उसे खाने का काम कौन कर रहा है, लाइजोजाइम कर रहा है। बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, अब उसके बाद सलाइवरी एमिलेज आता है। क्या है, सलाइवरी एमिलेज।
अब सलाइवरी एमिलेज क्या करेगा, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट से, अब कार्बोहाइड्रेट को मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये शुगर है, ठीक है। तो क्या होगा, जितना भी कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो उस कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन, ठीक है, 30% डाइजेशन आपके माउथ में हो जाएगी, ठीक है। 30% डाइजेशन माउथ में हो जाएगी। अब माउथ में होगी तो इसमें क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रह जाएंगे। तो मैंने आपको बोला था कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं। मतलब कि आपका माल्टोज जो है वो 30% बन जाएगा आपके माउथ में। मान लो आप लोगों ने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, मान लेते हैं हमने कि 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लिया, तो 100 ग्राम में से 30 ग्राम आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो माल्टोज में कन्वर्ट होके डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, डाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी माउथ में। अब माउथ में ही क्यों हो रही है, क्योंकि स्टार्च के ऊपर क्या है, काम कौन कर रहा है, स्लाइवरी एमिलेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या है, सलाइवा के फंक्शंस क्या क्या हैं, हम लोगों ने पढ़ना है कि सलाइवा के फंक्शंस क्या क्या हैं। अब सलाइवा का सबसे पहला फंक्शन क्या है, भाई फूड को सॉफ्ट कर देगा, ठीक है, फूड को क्या कर देगा, सॉफ्ट कर देगा। और दूसरा, ये टेस्ट में हेल्प करता है। अब कभी भी खाना खाना, जब आज आप लोग आज खाना खाओगे, खाना खा कर आप देखना कि एकदम टेस्ट नहीं आता आपको। जैसे ही सलाइवा खाने में जाना शुरू कर देगा उसके बाद फिर क्या होगा, आपका खाना आपको टेस्टी लगना लगेगा। जब टेस्ट है, अच्छा है बुरा है, वो आपको खाने पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा खा रहे हो, है ना। तो उसके बाद बैक्टीरिया को मारता है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, डाइजेस्ट स्टार्च 30%, जो क्या है माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज में भी क्या होगा, दो क्या है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे। कैसे, G+G, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहेंगे 30%। अब नेक्स्ट क्या है, हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब ये आपका इसोफेगस भी हो सकता है, स्टमक भी हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकती है और लार्ज इंटेस्टाइन भी हो सकती है। अब हम लोगों ने देखना है कि भाई वो देखने में कैसा है, ठीक है, क्या है, हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, वो क्या है भाई, मतलब कि अगर हम लोग अपने फूड पाइप को, ईसोफेगस को मैं मान लो कट कट कर दूं, मान लो ये ईसोफेगस है, ठीक है, ये ईसोफेगस जा रही है, तो मैंने क्या करा, यहां से इसे कट कर दिया, तो कुछ ऐसे दिखने में लगती है ये, ठीक है। अब सबसे अंदर वाले एरिए को, इस एरिए को जिसमें आपका फूड जा घूम रहा है, उसे बोलते हैं लूमेन। सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। अब ल्यूमेन लेयर के अंदर आपका रहता है म्यूकोजा, ये अंदर वाली पूरी की पूरी लेयर जिसमें ये बन रखा है ना, ऐसे ऐसे बन रखा है, ये देखो, इस लेयर के अंदर पूरा क्या है, ये बन रखा है। अब इस लेयर को क्या बोल देते हैं, म्यूकोजा बोल देते हैं, ठीक है। अब म्यूकोजा के ऊपर की एक लेयर है, ये वाली, यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेकर और यहां तक, ठीक है। अब इस लेयर को क्या बोलते हैं, सब म्यूकोजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब म्यूकोजा बोलते हैं। अब उसके बाद आ जाती है मसल्स की लेयर, ठीक है। अब मसल्स की लेयर क्या है, दो तरह की लेयर होती है। दो तरह में कौन कौन सी लेयर आएगी, एक आएगी इनर लेयर, एक आएगी आउटर लेयर। मसल की लेयर में भी दो हैं, एक है इनर एक है आउटर। अब जो इनर लेयर है आपकी, ठीक है, ये वाली इनर लेयर है, उसमें क्या होगा कि आपके जो मसल्स हैं वो क्या हैं, सर्कुलर तरह से बिछे हुए हैं, ऐसे बड़े 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 सर्कुलर की शेप में आपके मसल्स फैले हुए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो लेयर है, आउटर लेयर है, उसमें आपके मसल्स तो हैं लेकिन वो लॉन्गिट्यूडनल है, ऐसे हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, यहाँ से मसल ऐसे बाहर को आ रहा है, यहाँ से मसल ऐसे आ रहा है,
ठीक है, ये ऐसे मसल्स खड़े हैं जैसे मेरे हाथ की फिंगर्स हैं, आउटर लेयर की है वो लॉन्गिट्यूडनल है, ऐसे है। ठीक है, और उसके बाद सबसे ऊपर वाली लेयर को, जो इसके बाद ये वाली लेयर है, इसे बोल देते हैं सेरोसा। क्या बोल देते हैं? सेरोसा बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अरे आगे हो गया। अब है पेरिस्टाल्सिस। ये क्या है? पेरिस्टाल्सिस है। अब पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? जितना भी आप लोगों ने फूड खाया, जब वो ईसोफेगस में एंटर करता है, ठीक है, क्या है, जब फूड ईसोफेगस में एंटर करता है तो इसमें एक वेव लाइक मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है। ये देखो आप, जैसे ही फूड आया यहां से कंट्रैक्शन होनी शुरू हो जाएगी, ये कंट्रैक्शन हो रही है, और आपका फूड क्या है, इस कंट्रैक्शन की वजह से नीचे जा रहा है। सेम यहाँ पे है, ये कंट्रैक्शन हो रही है, यहाँ से कंट्रैक्शन हो रही है और फूड आपका नीचे जा रहा है, और लास्ट में आपका फूड क्या है, स्टमक में जाकर गिर जाएगा। अब इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जो ईसोफेगस है उसमें जो फूड है वो किस वजह से नीचे जा रहा है, तो उसमें आप लोग क्या लिखोगे कि भाई पेरिस्टाल्सिस की वजह से जा रहा है, या फिर क्या लिखोगे, वेव लाइक मसल्स कंट्रैक्शन। ठीक है, मसल लाइक कंट्रैक्शन की वजह से जा रहा है। अब उसके बाद है स्टमक, पेट। भाई स्टमक दिखने में कैसा लगता है? हमारा जो स्टमक है कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहां से आपका ये क्या है, ईसोफेगस आ रही है। क्या है? ईसोफेगस आ रही है। अब इस ईसोफेगस के एरिए में जहां पे आपका ये स्टमक जुड़ रहा है, क्या है, स्टमक जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पे एक मसल की लेयर लगी रहती है। जैसे ही फूड आया ये लेयर ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये लेयर क्या है, ओपन हो जाएगी। जैसे ही इस लेयर के अंदर फूड आया ये लेयर ओपन हो गई और फूड को एंटर होने देगी, इसे बंद कर देगी। अब इस लेयर को क्या बोल देते हैं, कार्डियक जा लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर बोल देते हैं। ठीक है, ईसोफेजियल स्पिंटर बोल देते हैं। मतलब इसका काम एक ही है, भाई फूड आएगा, इसके अंदर एंटर होगा और यहाँ से ये खुलेगा और बंद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो स्टमक का ऊपर वाला एरिया रहता है ऐसे, इसे बोलते हैं फंडस। क्या बोल देते हैं? फंडस बोल देते हैं। अब उसके बाद नीचे वाली साइड को आपकी आ जाएगी बॉडी, स्टमक की क्या है, बॉडी आ जाएगी। अब इसमें आप एक बात देख रहे होगे कि इसमें बहुत सारी लाइनिंग्स है। ये देखो इसके अंदर बहुत सारी लाइनिंग्स आ रही हैं, इन्हें बोल देते हैं रूगे। क्या बोलते हैं? रूगे बोलते हैं, फोल्ड्स बोल देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जिस पॉइंट पे स्टमक खत्म हो रहा है, ये एरिया, ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। अब वापस आ जाओ, अब ये देखो, ये आपकी ड्यूडिनम है, ये किसका हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। अब यहां से ड्यूडिनम आ रही है, क्या है, ड्यूडिनम आ रही है। अब ड्यूडिनम के बाहर भी यहाँ पर भी एक मसल की लेयर लगी रही है, वो क्या कर रही है, फूड को इसके अंदर स्टोर करती है। ठीक है, और जैसे ही फूड अंदर आएगा और जैसे ही बोलस ने बाहर निकलना है, ये फाइबर ओपन कर देगा और इसे बाद में बंद कर देगा। इसे क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंटर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरिस स्पिंटर बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही फूड आया पेट ने अपने एंजाइम्स छोड़ने शुरू कर देने, और इसमें क्या है, कंट्रैक्शन चलती है। फूड हमारा क्या है, चर्निंग मूवमेंट करता है ऐसे। ठीक है, फूड बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, कंट्रैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें आपका फूड है वो 4 से 5 घंटे रहता है। क्या है, 4 से 5 घंटे आपका फूड इसके अंदर रहता है। अब पेट के अंदर भाई, ठीक है, अब पेट में सेल्स हैं बेटा, पेट में क्या है, सेल्स हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे स्टमक बना रहा हूँ आपका, ठीक है, या मैंने आपका क्या कर दिया, स्टमक बना दिया, ये हमारी इसोफेगस आ रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, यहाँ से ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर क्या है, डक्ट्स बन रखी हैं।
ये डक्ट्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब इन डक्ट्स में क्या है कि आपके सेल्स छुपे हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ना सेल्स रहते हैं, ऐसे मान लो ये सेल्स हैं। एक सेल होता है जिसे हम बोलते हैं म्यूकस नेक सेल्स। क्या बोला मैंने? म्यूकस नेक सेल्स। अब म्यूकस नेक सेल क्या करेंगे, यहाँ से एंजाइम जो है म्यूकोज है, म्यूकस रिलीज करते हैं। म्यूकस क्या करता है, पेट की इंटरनल वॉल को क्या है, कलर करता है। पेट की क्या है, इंटरनल वॉल को कलर कर देता है। अब कलर में भी क्या होगा, कलर चेंज कर लें। अब कलर क्या है, मान लो यहाँ पे इसने म्यूकस रिलीज करा, वो म्यूकस क्या होगा, इसके अंदर ऐसे ना पूरे के अंदर लेयर बना देगा। जो ये सेल्स है ना, म्यूकस सेल ने क्या करा, पेट के अंदर एक ऐसी म्यूकस की लेयर बना दी। जब HCl रिलीज होगा, एंजाइम्स रिलीज होंगे, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। अगर ये म्यूकस ना रिलीज करे तो फिर क्या होगा, आप हमारे पेट की जो इंटरनल वॉल है वो जलना शुरू हो जाएगी, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि भाई फूड खाया, फूड खाने के बाद दिल के पास जलन होने लग जाती है। क्या है, दिल के पास जलन होने लग जाती है। फिर हम क्या बोलते हैं कि हार्ट बर्न हो रहा है। क्या बोल देते हैं कि हार्ट बर्न हो रहा है। वो हार्ट बर्न नहीं होता बेटा, उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि यहाँ का जो स्पिंटर है वो ओपन हो जाएगा और जहाँ से वो एसिड बाहर आने की कोशिश करता है, जैसे ही बाहर आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे बिल्कुल आपका क्या है, हार्ट है, और वो हार्ट के पास आपके क्या है, जलन होनी शुरू हो जाती है। अब उसके बाद आपका मेन क्या है, अब देखो चीफ सेल है। क्या है, चीफ सेल्स हैं। अब चीफ सेल्स कहाँ पे होंगे, चीफ सेल्स आपके मान लो यहाँ पे हैं, इन डक्ट्स के अंदर ही है बेटा, ठीक है, देख लेना। पूरे के पूरे में चीफ सेल है। अब चीफ सेल क्या है, तीन चीजों को रिलीज कर रहा है। एक कर रहा है पेप्सिजन, ठीक है, क्या है, पेप्सिनोजन। दूसरा है रेनन, तीसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। अब इनके फंक्शंस आगे पढ़ेंगे, पहले देख लो। अब उनके बाद क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लें, ठीक है। अब क्या है, ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल्स हैं, ये भी आपके इन डक्ट्स के बीच में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पूरी डक्ट्स के अंदर आपके क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स रहते हैं। और जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वो क्या क्या रिलीज करवा रहे हैं, HCl को रिलीज करवा रहे हैं, और एक क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करवा रहे हैं। क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करवा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स हैं। क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स हैं। अब ऑक्जेंटिक सेल्स हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स सबसे पहले तो HCl को रिलीज करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करवा रहे हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले क्या है, अब हम लोगों ने पहले देखा कि जो चीफ सेल हैं वो पेप्सिनोजन रिलीज करवा रहे थे। जो पेप्सिनोजन है वो क्या है, इन एक्टिव फॉर्म में रहता है, मतलब कि बॉडी में जा रहा है फूड के पास लेकिन वो एक्टिव नहीं है। उसे एक्टिव करने के लिए HCl क्या है, पेप्सिनोजन पे एक्ट कर देगा, और फिर इसका क्या ब्रेक डाउन कर कर इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। फिर पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देगा पेप्टोन में और पेप्टाइड में। अब उसके बाद HCl का दूसरा काम क्या है, बैक्टीरिया को मारना, और तीसरा काम क्या है, Fe3 कन्वर्ट इन Fe2। इसका मतलब क्या है कि आयरन को भी ये फर्दर तोड़ देता है ताकि उसकी डाइजेशन क्या है, अच्छे से होनी शुरू हो जाए। अब उसके बाद क्या है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या होगा कि आपका जो ऐसा फूड होता है जो भाई अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसे कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, अब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें आपका आएगा विटामिन B12। क्या आएगा, विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन होनी शुरू होगी। अब उसके बाद चीफ सेल आ गया। चीफ सेल आया, चीफ सेल ने क्या करा, सबसे पहले तो भाई पेप्सिनो जन रिलीज करा था। अब पेप्सिनो जन ने HCl की वजह से पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। फिर पेप्सिन क्या करेगा,
पेप्सिन ने क्या करा, प्रोटीन को तोड़ दिया, किसमें, पेप्टोन एंड पेप्टाइड में। मतलब कि इसमें अमीनो एसिड्स की अभी भी लंबी लंबी चेन्स हैं। ठीक है, क्या करा, चीफ सेल ने पेप्सिनोजन रिलीज करा, HCl ने पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, और फिर पेप्सिन ने क्या करा, प्रोटीन पे हमला करके पेप्टोन और पेप्टाइड में तोड़ दिया। बस ये काम है इसका। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज है। अब गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, अब गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है भाई, लिपिड को तोड़ेगा। अब आप लोगों को पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब लाइपेज है, लिपिड है। लिपिड क्या है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में है। क्या है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में है। अब क्या है इसमें, देखो आप यहीं पे समझ लो, ये ग्लिसरॉल का है और ये 3 फैटी एसिड है, F1, F2 और F3। अब क्या होगा, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है, हमारे स्टमक के अंदर पीएच क्या है, 1.8 रहता है। क्या रहता है, नॉर्मली 1.8 रहता है, मतलब कि हाईली एसिडिक रहता है। ये 0 पे भी चले जाएगा, तो उसमें तो जो गैस्ट्रिक लाइपेज है काम नहीं कर पाता। जैसे हमारे स्टमक क्या है, न्यूट्रल होना शुरू होता है, धीरे धीरे ये कम होना शुरू होता है, एसिडिक होना शुरू होता है। तो जैसे ही पीएच हमारा क्या है, 3 और 6 के बीच में रहता है, उसमें उस वक्त गैस्ट्रिक लाइपेज हल्का सा एक्ट कर देता है। ठीक है, क्या करता है, जैसे ही पीएच वैल्यू 3 और 6 के बीच में आई, उसमें हल्का सा एक्ट कर देगा। फिर उस हल्के से एक्ट की वजह से, उस हल्के से एक्ट की वजह से एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल से टूट जाएगा फैटी एसिड का, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाईग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, डाईग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो रेनिन आ गया, रेनिन रेड रेड हो गया ना, रेनिन आ गया। अब रेनिन में क्या होगा कि कुछ प्रोटीन बेटा ऐसा होता है जो खास करके कैजीन, कैजीन क्या है, जो मिल्क प्रोटीन होता है। अब मिल्क प्रोटीन पे हमारा पेप्सिन एक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, रेनिन क्या करेगा, जो कैजीन है ये वाला, रेनिन किस पे एक्ट करेगा, मिल्क के प्रोटीन कैजीन पे एक्ट कर देगा। ठीक है, इस पे हमला कर देगा आके, ये करा इसने हमला। ठीक है, जैसे इसके ऊपर हमला करा, इसे कन्वर्ट कर दिया पैराकैजीन में। ठीक है, अब पैराकैजीन में इसे कन्वर्ट कर दिया, और जैसे ही ये पैराकैजीन में कन्वर्ट हुआ, फिर इसके ऊपर हमला कौन करेगा, हमारा प्यारा दुलारा कौन, पेप्सिन। और पेप्सिन इसे पैराकैजीन से पेप्टोन और पेप्टाइड में तोड़ देगा। ठीक है, ये थी हमारी रेनिन की बात। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर, गाल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। ठीक है, अब डक्ट सिस्टम में इस डायग्राम पे ही आ जाओ, इसी पे हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, डक्ट सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपका गाल ब्लैडर और आपका लिवर और पैनक्रियाज आपस में जुड़कर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आपका डक्ट्स फ्रॉम लिवर आ रहा है, तो इसमें क्या है, चेंज करते हैं थोड़ा, है ना। अब इसमें आपका क्या है कि यहाँ पे आपका बना रहेगा लिवर, ये इसके 2 हिस्से हो गए। अब एक लिवर से यहाँ से आएगी, दूसरी लिवर से यहाँ से। ठीक है, ये 2 डक्ट्स आएंगे। ठीक है, ये दोनों डक्ट्स आकर क्या है, नीचे को आ रही हैं। ठीक है, अब जिस पार्ट पे आकर डक्ट आ रही है, गाल ब्लैडर की डक्ट, ठीक है, और ऊपर से कौन सी आ रही है, लिवर की डक्ट, ये जिस पॉइंट पे आकर आपस में जुड़ जाती हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या है, कॉमन बाइल डक्ट। फिर कॉमन बाइल डक्ट ने देखा कि भाई अब मैं स्ट्रांग होगी, थोड़ा नीचे चलती हूँ, है ना, फिर वो आ गई नीचे को। ठीक है, ये आएगी दौड़ी 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 नीचे। अब उसके बाद जैसे ही वो पेनक्रियास के अंदर घुसी,
फिर क्या हुआ, पेनक्रियाज ने बोला कि भाई मेरी भी एक डक्ट है, वो भी अपने साथ अटैच कर ले। फिर क्या हुआ, पेनक्रियाज से एक डक्ट आई, ये येलो कलर की, ठीक है, इसे बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ये फिर पेनक्रियाज की डक्ट आकर आपस में ये दोनों जुड़ गई। जिस पार्ट पे आके ये दोनों डक्ट्स आपस में जुड़ी उसे बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोल देते हैं, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में आकर एंटर कर जाएगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे इसका रास्ता होगा। ठीक है, अब जितने भी एंजाइम है लीवर के, पेनक्रियाज के, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिवर। क्या है, लिवर, जिसे हम लोग जिगर भी बोल देते हैं। ये आपका आ गया यहाँ पे लिवर। ठीक है, अब लिवर में भी क्या है कि आप लोग इसे देख रहे हो, कुछ ऐसा बना रहता है, इसमें दो लब्यूल बने रहते हैं ऐसे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। अब लिवर बहुत ज़्यादा काम करता है, दुनिया भर का काम करने का क्रेडिट यही लेता है हमारा लिवर भाई साहब। अब लिवर में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये सबसे पहले तो क्या है, कौन शेप का होता है, रेडिश कलर का होता है, जो क्या है बहुत सारी चीज़ों को रिलीज करता है जिनकी वजह से हमारे काम होते हैं। और ये ग्लूकोज को भी अपने अंदर छुपा लेता है, ज़रूरत के अनुसार रिलीज करता रहता है। वो अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से हैं। अब क्या है, सबसे पहले क्या है, लिवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा भाई, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी से, ताकि लीवर को काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ऑक्सीजन मिलती रहे। अब उसके बाद क्या है, रिच न्यूट्रिएंट फ्लो आता है, जो क्या करता है, पोर्टल से आता है, वेन से आता है, जिसकी वजह से हमारे, हम मान लो मैंने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट ले ली, तो जितना कार्बोहाइड्रेट लिया वो कहाँ पे अब्जॉर्ब होगा ज़्यादा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्ट एक वेन जाती है लीवर को। ठीक है, मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारा लीवर साहब है, ठीक है, यहाँ से एक वेन जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, ऐसा बड़ा कम होता है कि एक ऑर्गन की वेन दूसरे ऑर्गन में घुस जाए, बहुत कम होता है, यहाँ पे हो रहा है। इसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे जितना भी ग्लूकोज है वो सारे का सारा ट्रेवल कर कर लिवर में जा रहा है और लिवर में वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, फंक्शन ऑफ लिवर। भाई दुनिया भर के काम करता है, जो रिसर्च हुई है उसमें है कि 500 से ज़्यादा काम लिवर कर रहा है, 500 से ज़्यादा काम कर रहा है। हम लोगों ने मेन मेन देख लेना है। सबसे पहले क्या है, ये रेगुलेट करता है मोस्ट केमिकल लेवल इन द ब्लड। ठीक है, उसके बाद ये एक्सक्रीट करता है बाइल प्रोडक्ट को, ठीक है, जो इमल्सिफिकेशन करवाता है फैट की। अब उसके बाद भी ये क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, ब्लड में जितना भी चीज़ होती है स्टमक के अंदर उसे सही मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसके बाद क्या, इंटेस्टाइन में कितना भी चीज़ें होंगी वो सारी इसके द्वारा ही जाएंगी। अब उसके बिना ये क्या है, बैलेंस बना के रखता है, क्रिएट करता है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, उसके बिना मेटाबॉलिज्म में भी हमारी ड्रग्स होती हैं, उनको भी ये सही से बॉडी में से बाहर निकालने के लिए काम करता रहता है। अब उसके बाद क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई 500 से ज़्यादा काम लीवर करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई हो चुके हैं लीवर के। अब उनमें से कुछ काम हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला काम क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर ये स्टोर करता है। अब लिवर में क्या होता है बेटा, जैसे ही कोई इंसान फूड खा रहा है, भोजन खा रहा है, उसका ग्लूकोज बना और उस ग्लूकोज को लिवर में जाकर क्या है, स्टोर होना होता है। उस लिवर में जाकर वो ग्लूकोज क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, जो जिसकी मात्रा क्या है, 110 से 120 ग्राम रहती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, रेगुलेट करता है ब्लड लेवल को, अमीनो एसिड्स को, जो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के। ठीक है, अब उसके बिना क्या करता है, प्रोसेसिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, यूज किसके, आयरन के।
ठीक है, आयरन को यूज करने के लिए हीमोग्लोबिन की भी प्रोसेसिंग करता है। अब उसके बिना नेक्स्ट क्या है, हमारा जितना भी अमोनिया है, यूरिया है, आप याद रखना कि जितना भी यूरिया बनता है वो लिवर में बनता है, लेकिन प्यूरिफिकेशन उसकी किडनियों में होती है। ठीक है, ये यही दे रखा है इन्होंने कि भाई अमोनिया को क्या है यूरिया में कन्वर्ट कर कर बाहर निकाल देता है। उसके बाद बॉडी में जितने भी ड्रग्स हैं, जितनी भी मेडिसिन है, उनको बाहर निकालता है जो हमारे लिए खतरनाक है। उसके बिना रेगुलेट करता है, ब्लड क्लोटिंग को रोक कर रखता है। और उसके बाद क्या है, इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, ये बचा कर रखता है, ठीक है, फैक्टर्स को। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्लियरेंस ऑफ बिलीरूबिन। अब क्या होता है, बिलीरूबिन क्या है, आपका रेड ब्लड सेल है। ठीक है, रेड ब्लड सेल ने क्या होता है कि बेटा 120 दिन के बाद वो मर जाता है। रेड ब्लड सेल आपका 120 दिन के बाद मर जाता है। जैसे ही मरा उसमें से दो चीजें निकलती हैं, एक प्रोटीन और दूसरा निकलता है बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन। अब ये कि लिवर क्या करता है, बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन को पकड़कर बाइल में फेंक देता है, बाइल जूस में फेंक देता है, ताकि ब्लड में से ये बाहर निकल जाए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अगर लिवर अच्छे से काम ना करे तो स्किन येलो होनी शुरू हो जाती है, आईज येलो होनी शुरू हो जाती है। उसका मेन रीजन क्या है, बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन है, जो हमारी बॉडी में अगर ज्यादा रहेंगे तो हमारी स्किन, हमारी आईज भी क्या है, येलो हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पेनक्रियाज एंड इट्स फंक्शंस। अब पेनक्रियाज के क्या क्या फंक्शन है भाई, सबसे पहले तो ये क्या है, कहाँ पे रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है, उसके बाद ये एसेंशियल रोल प्ले करता है, जितना भी हम लोग फूड खा रहे हैं ये क्या है, दो काम करता है बेटा। एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन, दूसरे को बोलते हैं एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन में क्या होता है कि भाई वही बात आ गई, मान लो ये स्टमक है, स्टमक की ये वॉल है, जो चीजें यहाँ से सक्रीट होकर यहीं पे काम कर रही हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं एक्सोक्राइन। जैसे कि हमारे चीफ सेल ने क्या रिलीज करा था, पेप्सिन रिलीज करा था। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज करा था, रेनिन रिलीज करा था, वो पूरे का पूरा यहीं पे काम कर रहा है, तो उसे बोल देते हैं एक्सोक्राइन। एक होता है एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन में क्या होगा कि हार्मोन कहीं और से रिलीज होगा और काम कहीं और करेगा। अब पेनक्रियाज दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागोन। ये दोनों के दोनों ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं और ये लिवर में जाके काम करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं, लिवर में जाके काम करते हैं। चलो देखते हैं आगे। अब ये पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर है बेटा, ये येलो कलर का पूरा पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ बिल्कुल अंदर तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें अब क्या होता है, टेल होती है, एक बॉडी है, एक नेक है और दूसरा हेड है। अब नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी ऑफ पेनक्रियाज। हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई इसमें क्या, पेनक्रियाज क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या है बेली के बैक साइड पे, स्टमक के पीछे है, और इसमें क्या है राइट साइड, इसमें अब क्या है, एक हेड होता है, टेल होती है, बॉडी होती है। ठीक है, उसके बिना ये क्या है, दो तरह का काम करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाज। भाई पेनक्रियाज के काम क्या हैं। अब इसमें क्या है, दो ग्लैंड लगे रहते हैं, एक है एक्सोक्राइन, दूसरा है एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन का मैंने आपको बता ही दिया कि जो सक्रीशन उस एरिया के बस पास पास में हो। मान लो अब पेनक्रियाज ने, मान लो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये पेनक्रियाज है। अब पेनक्रियाज ने मान लो एक्सोक्राइन काम करना है, तो एक्सोक्राइन काम क्या है, यहाँ से कुछ रिलीज हुआ तो सिर्फ वो पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज कर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इसे बोल देते हैं एक्सोक्राइन। अब एंडोक्राइन में मान लो यहां से कुछ रिलीज हुआ, पेनक्रियाज में गया, वो आगे जाकर लिवर में कोई काम कर रहा है, किसी मसल में जाके वो काम कर रहा है। ठीक है, तो उसे बोल देते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब इस पे भी क्वेश्चन बनेगा कि भाई जो अपना पेनक्रियाज है, ठीक है, पेनक्रियाज पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कौन सा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों काम करता है। फिर हम लोग उसमें क्या बोलेंगे कि हमारा पेनक्रियाज है जो जो दोनों काम कर रहा है, कौन कौन से, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक्सोक्राइन फंक्शंस देख लो सबसे पहले। अब एक्सोक्राइन में क्या है बेटा, सबसे पहला फंक्शन क्या है, एक्सोक्राइन में एंजाइम रिलीज हो रहा है, कौन सा, प्रोटीएज।
प्रोटीएज नाम का क्या है एंजाइम रिलीज हो रहा है जो क्या कर रहा है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर रहा है। अब क्या है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर रहा है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन कैसे कर रहा है, मान लो प्रोटीन पहले पहले क्या बना हुआ था, पेप्टोन था, पेप्टोन और पेप्टाइड। इसमें क्या है, अमीनो एसिड की लंबी लंबी चेन है दोनों में, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोटीएज इस पे एक्ट करके इन्हें डाईपेप्टाइड में, मतलब कि दो अमीनो एसिड में, ठीक है, और अमीनो पेप्टाइड में तोड़ देगा। क्या है, अमीनो पेप्टाइड में तोड़ देगा। वो कैसे तोड़ेगा, मान लो ये पूरी अमीनो एसिड की चेन है, ठीक है, इस पे हमला करा और इसे यहां से तोड़ दिया। अब मान लो ये दो बच गए और आगे तीन बच गए। ये प्रोटीएज का काम है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, पेनक्रियाटिक एमिलेज। क्या है, पेनक्रियाटिक एमिलेज। अब पेनक्रियाटिक एमिलेज क्या करता है बेटा, याद करो, 30% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में होगी थी, 30% पाचन कार्बोहाइड्रेट का माउथ में हो गया था। अब उसके बाद क्या है, जो 70% बच गया, जो क्या है 70% बच गया, उस पे क्या है, पैनक्रियाटिक एमिलेज एक्ट करेगा और उस 70% को किस में कन्वर्ट कर देगा, बताओ, माल्टोज में। बेटा वेरी गुड, पता था मुझे, आप लोग पढ़ रहे हो अब, है ना, सीख रहे हैं चीजें, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पैनक्रियाटिक एमिलेज। अब स्टमक में क्या हुआ था, याद करो, अरे भूल गए, क्या हुआ था बताओ मुझे पहले। भूल गए नलाइक को। चलो अब देखो, पैनक्रियाटिक लाइपेज ने क्या करा, आपको लोगों को अगर याद हो तो स्टमक में, ठीक है, क्या था, डाइग्लिसराइड था। डाइग्लिसराइड का मतलब ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक एमिलेज क्या करेगा, ग्लिसरॉल के साथ जो फैटी एसिड है आपके 1 और 2, अब ये पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा, कलर चेंज कर कर बता दें आप लोगों को, है ना, तो क्या होगा, एक फैटी एसिड को तोड़ देगा। क्या हुआ, एक फैटी एसिड को तोड़ दिया। अब ये क्या बन गया, मोनोग्लिसराइड बन गया। क्या बन गया ये, मोनोग्लिसराइड, ठीक है, मतलब कि जीवन, जीवन का मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का बच गया, एक मॉलिक्यूल किसका बच गया, फैट का बच गया। अब उसके बाद न्यूक्लियस आ गया। बेटा अब इसमें क्या है, जितना भी हम लोग न्यूक्लिक एसिड खा रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड का हम डीएनए आरएनए खा रहे हैं, ठीक है, मान लो बनाना खा लिया हमने, एप्पल लिया, सेब को खाया, तरबूज खा लिया, कुछ भी खा लिया, है ना, तो उसमें से निकलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड निकलते हैं जिसमें क्या क्या है, डीएनए है और आरएनए है। अब क्या होगा, मान लो आपने किसी चीज का डीएनए खाना है, डीएनए खा लिया, अब उस डीएनए के ऊपर आपका डीएनए एज क्या है, डीएनए एज डीएनए पे एक्ट कर देगा और इसे क्या है, न्यूक्लियोटाइड में बदल देगा। क्या कर देगा, न्यूक्लियोटाइड में बदल देगा। अब उसके बाद आपका है आरएनए, ठीक है। अब क्या होगा, आरएनए एज एंजाइम आरएनए पे जाएगा और इसे भी न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर दिया डीएनए और आरएनए दोनों को। अब नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस का वही था जो हम लोग पीछे कर चुके हैं, फिर से बता देता हूं। आप लोग क्या खा रहे हो, डीएनए खा रहे हो और आरएनए खा रहे हो। अब डीएनए जैसे ही बॉडी में गया, किसका, किसी भी फूड का, मतलब कि किसी भी फल का, किसी भी सब्जी का गया, तो सबसे पहले डीएनए पे कौन एक्ट करेगा, डीएनए एज एंजाइम एक्ट करेगा और इसे किस में बदल देगा, न्यूक्लियोटाइड में। सेम आरएनए पे
आरएनए एज एक्ट कर देगा और इसे भी न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन। पेनक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शंस क्या क्या हैं? कलर चेंज कर लें, अब थक तो नहीं गए? बस थोड़ा सा रह गया, खत्म करते हैं। अब पेनक्रियाज दो हार्मोन रिलीज कर रहा है, इंसुलिन, ग्लूकागोन। अब देखो बेटा, जैसे ही आप लोगों ने फूड को खाया, अब जैसे ही आप लोग फूड खाओगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में घूम रहा है। फिर इंसुलिन क्या करता है, उस पूरे ग्लूकोज को एक्ट कर देता है इंसुलिन, और इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर कर लिवर में छुपा देता है। ठीक है, छुप गया। फिर मान लो मैं कोई वर्कआउट नहीं कभी करा, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि भाई मैं काम करूं, कोई अच्छा सा वर्कआउट करूं, तो उसे वर्कआउट करने के लिए क्या होगा, मेरा ग्लूकोज लेवल डाउन जा रहा है डे बाय डे, है ना, थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। फिर क्या होगा, लिवर में क्या है, ग्लाइकोजन स्टोर है। कितना स्टोर है? 110 से 120 ग्राम। ठीक है, 110 से 120 ग्राम स्टोर है। अब जैसे ही ग्लूकोज का लेवल कम हुआ बॉडी में, फिर पेनक्रियाज क्या करेगा, ग्लूकागोन नाम का हार्मोन रिलीज कर देगा। क्या हुआ, ग्लूकागोन नाम का हार्मोन रिलीज हुआ। उस हार्मोन ने क्या करा, ग्लाइकोजन के ऊपर एक्ट कर दिया और उसे फिर से क्या कर दिया, ग्लूकोज बना दिया। फिर से ग्लूकोज बना दिया, वो ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा और उस पर्टिकुलर मसल के पास पहुंचेगा जिस मसल को ग्लूकोज की जरूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा क्या है, स्मॉल बाउल है जो क्या है 20 फीट लंबी है। अब इसके क्या है, सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे टिश्यू लाइंस में करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसे 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहला हिस्सा क्या है, ड्यूडिनम, दूसरा है जैजिनम और तीसरा है इलियम। ठीक है, फिर से याद कर लो, 20 फीट लंबी, फर्स्ट पार्ट को, पहले हिस्से को ड्यूडिनम बोला, दूसरे को जैजिनम बोला और तीसरे को इलियम बोला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का। मान लो मैं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कट कर दूं, ठीक है, ये अंदर की वॉल आ गई। ठीक है, ये हमारी अंदर की वॉल आ गई है। अब इसके ऊपर, ठीक है, अंदर की वॉल आई। अब इसके ऊपर आपके क्या है बेटा, ऐसे ऐसे करके फाइबर्स हैं। ये क्या है, फाइबर्स हैं, ये वाले। इनको बोलते हैं विलाई। क्या बोल देते हैं, विलाई। ठीक है, अब इन विलाइज के ऊपर भी, इन विलाइज के ऊपर क्या है, माइक्रो विलाइज होते हैं। क्या है, यहाँ पे आपके छोटे छोटे पंजे बने रहते हैं ऐसे। ठीक है, नहीं हम क्या बोलते हैं, माइक्रो विलाई। अब माइक्रो विलाई के अंदर भी क्या है, एपिथेलियल के सेल्स लगे रहते हैं। क्या है, एपिथेलियल के सेल्स लगे रहते हैं इनके अंदर, यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं बेटा, जब भी आप लोग फूड खा रहे हो तो ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, और जितना भी फूड आ रहा है उसे ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसे क्या है, ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले क्या है, फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये दो एंजाइम रिलीज करते हैं। सबसे पहले क्या है, अमीनो पेप्टाइडेज और डाईपेप्टाइडेज। अब ये काम क्या करते हैं, अमीनो पेप्टाइडेज क्या है, जो आपके प्रोटीन के 3 मॉलिक्यूल बचे थे ना पहले, ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, अब इस पे क्या है, अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम इस पे एक्ट कर देगा और इसमें से एक मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। क्या कर देगा, एक मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, डाईपेप्टाइडेज क्या करेगा, जो दो हैं
अब यहाँ से 2 बच गए। अब 2 को भी क्या कर देगा, आगे एक एक में तोड़ देगा, एक और एक, एक एक अमीनो एसिड बच गया। अब ये सिंगल सिंगल अमीनो एसिड क्या हुआ, आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, क्या हुआ, रेडी होने के लिए शुरू हो चुका है। अब उसके बाद डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कैसे होती है। अब मेनली कार्बोहाइड्रेट बॉडी में 3 तरह का है, माल्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है। अब इसमें देखो बेटा क्या होगा, माल्टोज क्या करेगा, अब माल्टोज पे किसी एंजाइम को तो एक्ट करना पड़ेगा ना, तो इस माल्टोज पे जो एंजाइम एक्ट करता है उसे बोलते हैं माल्टेज। क्या है, माल्टेज है। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज पे आके एक्ट कर देगा और ग्लूकोज को अलग अलग कर देगा। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज को अलग अलग कर देगा। अब उसके बाद बच गया हमारा सुक्रोज। अब सुक्रोज पे कौन एक्ट करेगा, सुक्रेज। अब क्या है, इस पे सुक्रेज एक्ट करेगा और इसे ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद बच गया लैक्टोज। अब लैक्टोज में क्या होता है, ये क्या है, मिल्क में होता है। ठीक है, मिल्क में होता है, तो लैक्टोज पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, लैक्टेज। लैक्टेज इस पे एक्ट कर कर ग्लूकोज और ग्लाइक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये डाइजेशन इसकी खत्म, क्या हो गया, डाइजेशन क्या है, खत्म होगी। अब उसके बाद क्या है बेटा, मोनोग्लिसराइड बच गया था। क्या बचा था, मोनोग्लिसराइड बचा था हमारे फैट में। फैट में मोनोग्लिसराइड कैसे बना, जी के साथ, ग्लिसरॉल के साथ एक क्या था, फैटी एसिड था। क्या है, फैटी एसिड है। अब इस पे क्या है, एंजाइम एक्ट करेगा मोनोग्लिसराइड पे, और वो एंजाइम क्या करेगा, इसे खत्म कर देगा। अब इस पे जो एंजाइम एक्ट करेगा उसे बोलते हैं, लिपिड है तो इसी से बना लो, लाइपेज। लाइपेज इस पे एक्ट करेगा और ये इसका बॉन्ड तोड़ देगा और ये बन जाएगा, ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा और फैटी एसिड अलग हो जाएगा और इसकी डाइजेशन खत्म। क्या हो गया, इसकी डाइजेशन खत्म हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा खत्म। अब ये हमारा था टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ EFE एकेडमी पे जुड़े रहें ताकि हम PTI का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कवर कर क्रैक कर दें। थैंक यू सो मच।